हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी 2026 की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि आपके एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है, यानी 20 दिन का भी टाइम अभी आपके पास नहीं बचा है, तो आप कोशिश करिए कि इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पढ़ने के बजाय। आप थ्योरी पे इस टाइम पे फोकस नहीं करिए, क्वेश्चन पे फोकस करिए, मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। और जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए हैं, उस टॉपिक को आप नोट डाउन करते चलिए। फिर आप जाके उसका थोड़ा सा आप थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपके थ्योरी का रिवीजन भी होता चलेगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती चलेगी। यही एक तरीका है जो कि रिवीजन और क्वेश्चन दोनों की प्रैक्टिस को आपको मजबूत करेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर करने वाले हैं। जैसे एसआई यूनिट्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एसआई यूनिट हम पढ़ेंगे। साथ ही कोशिका टॉपिक से, जैसे डीएनए है, जीन है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और मानव रोग से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव रोग से हर शिफ्ट में पेपर आए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, और 1 से 2 प्रश्न तो पूछे ही पूछे गए हैं। तो जैसे वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो आज की क्लास में हम इसको भी पढ़ने वाले हैं। हालांकि हम 3 से 4 बार मानव रोग के बारे में पढ़ चुके हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कृमि जनित रोगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी आज हम थोड़ा सा रैपिड रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, जिससे आज की क्लास में आपकी ये 3-4 टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। दूध का घनत्व किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर। दूध का घनत्व किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, यानी किसके द्वारा मापा जाता है? तो देखिए, जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। इससे क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वहीं पे हाइड्रोमीटर से जो जितने भी नॉर्मल लिक्विड्स होते हैं ना, तो तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। इससे क्या मापा जाता है? तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से। और इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत आवेश मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विद्युत आवेश मापा जाता है। और दूध का जो घनत्व होता है, हालांकि क्या है, ये भी जो लैक्टोमीटर होता है, ये भी हाइड्रोमीटर का ही अंतर्गत आता है, या फिर बोल सकते हैं कि एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है। लेकिन ये बिल्कुल स्पेसिफिकली ये किसके लिए होता है? दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग के माध्यम से आने वाली हवाई जहाज की दिशा और सीमा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रडार का, साइटोमीटर का, माइक्रोपाइरोमीटर का या फिर मैगमीटर का? तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो मैक मीटर होता है, मैक मीटर विमान की स्पीड मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? विमान की स्पीड मापता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैक मीटर बोलते हैं। खासकर जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, एयरक्राफ्ट्स में इसका उपयोग किया जाता है मैक मीटर का। और जो माइक्रोपाइरोमीटर होता है, ये हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? हाई टेम्परेचर। जब बहुत हाई टेम्परेचर हो और उसको मेज़र करने की बात हो, मापने की बात हो, तो माइक्रोपाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो भट्टियाँ होती हैं ना, तो भट्टियों में किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोपाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं साइटोमीटर। तो साइटोमीटर क्या होता है? सेल्स की गिनती, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की जब गिनती की जाती है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? साइटोमीटर का उपयोग किया जाता है। गिनती और उनके विश्लेषण के लिए भी मेनली साइटोमीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो रडार होता है, रडार का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग तरंगों से विमान विमान या फिर जहाज, ठीक है, जहाज या फिर बोल सकते हैं मौसम, ठीक है, विमान, जहाज, मौसम, इनको पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है। डिफेंस सिस्टम में ज़्यादातर रडार का ही उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे पूछा भी है कि रेडियो तरंगों के माध्यम से आने वाली हवाई जहाज, विमान हमने बोला ना, इसकी दिशा और सीमा ये किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो रडार के द्वारा पता लगाया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन प्रसार स्थिरांक का एसआई इकाई है? रेडियन प्रति घंटा, रेडियन प्रति मीटर, रेडियन प्रति सेकंड या फिर रेडियन प्रति किलोमीटर? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए अगर मात्रक की बात की जाए, यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा है, तो जो मात्रक होते हैं बेसिकली मात्रक तीन प्रकार के होते हैं ना। एक मूल मात्रक होता है जो कि जिसको प्रदर्शित करने के लिए दूसरे राशि की जरूरत नहीं होती है, और एक व्युत्पन्न मात्रक होता है जिसको डेराइव्ड यूनिट भी कहा जाता है, और एक होता है पूरक मात्रक। जो मात्रक होता है ये बेसिकली तीन भागों में बटा होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रसार स्थिरांक की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए जो प्रसार स्थिरांक होता है इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसको प्रसार स्थिरांक को। तो ये तरंग के फैलने से जुड़ा होता है, यानी तरंग के ये फैलाव को बताता है, प्रसार को बताता है। नाम से ही क्लियर है, जो प्रसार को बताया उसको क्या बोलते हैं, प्रसार स्थिरांक। और यह दूरी के साथ बदलता भी रहता है, जो फैलाव होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब भी दूरी बदलेगी तो दूरी के साथ ये क्या होता है, दूरी के साथ इसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो किस में होती है, प्रति मीटर में होती है। किस में होती है, प्रति मीटर में होती है। अब चूंकि जो रेडियन है, रेडियन को किस में मापा जाता है, रेडियन एक कोण है, और ये सॉरी रेडियन क्या है, कोण की एसआई यूनिट है। किसकी है, एक कोण की एसआई यूनिट है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रसार स्थिरांक इसका जो मिला के एसआई यूनिट बनेगा, ये क्या बनेगा, रेडियन प्रति मीटर। क्या बनेगा, रेडियन प्रति मीटर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसार स्थिरांक ये फैलाव को बताता है और दूरी के साथ बदलता है, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, प्रति मीटर होगी। यानी इस प्रसार किसको बताएगा, प्रति मीटर को, फैलाव को, दूरी को बताएगा। और स्थिरांक जो कोण है, कोण की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है। तो इन दोनों को मिला के जो मीटर के प्रसार स्थिरांक की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, रेडियन प्रति मीटर बनेगी। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुछ एसआई यूनिट के बारे में। ठीक है, जो मूलभूत भौतिक राशियाँ होती हैं, 7 भौतिक राशियाँ होती हैं ना, तो हम थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें पहला आ जाएगा विद्युत धारा। पहला क्या आ जाएगा, विद्युत धारा। तो बताइए विद्युत धारा को किस में मेजर करते हैं, तो विद्युत धारा को मेजर करते हैं एम्पियर में। किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। दूसरा है ज्योति तीव्रता। दूसरा क्या है, ज्योति तीव्रता। तो बताइए ज्योति तीव्रता को किस में मेजर किया जाता है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो कैंडला हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंडला। यहाँ पे पूरा लिखते चलते, नहीं तो बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा। क्या लिखते हैं, कैंडला। ज्योति तीव्रता को कैंडला में मेजर किया जाता है। अगला आ जाते हैं तापमान को। तो तापमान को, टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। वहीं पे चौथा द्रव्यमान को, मास को या फिर द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। पांचवा लेंथ को, तो लेंथ को किस में मापा जाता है, लेंथ को मापा जाता है मीटर में। और पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, तो मात्रा को मापा जाता है मोल में। और एक लास्ट और है समय। एक लास्ट क्या है, 7वीं एसआई यूनिट है समय। समय को किस में मापा जाता है, तो समय को मापा जाता है सेकंड में। तो ये 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं। विद्युत धारा को एम्पियर, ज्योति तीव्रता को कैंडला, तापमान को केल्विन, द्रव्यमान को किलोग्राम, और आपका लेंथ है यानी लंबाई है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है और समय को सेकेंड में मापा जाता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी नली में द्रव के अधिकतम वेग को हम क्या कहते हैं, जिसके लिए प्रवाह जो हो वो सुव्यवस्थित रहे। अतिवेग, प्रवाह वेग, क्रांतिक वेग या फिर लैमिना का वेग। बताइए इसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, प्रवाह सुव्यवस्थित। प्रवाह सुव्यवस्थित से मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ये नली है, ठीक है, कोई ये पाइप है, पाइप मान लीजिए ये एक पाइप है। जब इसमें लिक्विड बहता है तो कुछ टाइम तक शुरू में ये सीधा बहता है और बिल्कुल शांत बहता है, स्मूथ फ्लो होता है, नहीं होता। बताइए जब मोटर धीरे धीरे चलता है तो यहाँ पे जब कोई लिक्विड बनेगा या बहेगा तो कैसा रहेगा, बिल्कुल स्मूथ फ्लो होगा। ठीक है, और एक मतलब जब ये लिक्विड बहता है तो एक कांस्टेंट स्पीड से बहता है, यानी एक खास उसकी स्पीड रहेगी, और जब ये अधिकतम और एक खास उसका फ्लो भी रहेगा, और उसी अधिकतम स्पीड को क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग बोलते हैं। और अगर स्पीड इससे ज़्यादा हो गई, जब ये जो स्पीड थी ये बिल्कुल कांस्टेंट फ्लो को मेंटेन की थी, और जब भी इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो जो प्रवाह दर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब भी ये प्रवाह दर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा यानी उलझा
उल्टा फ्लो हो जाएगा तब फिर ये क्रांतिक वेग नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे पूछा है कि किसी नली में द्रव अधिकतम वेग को हम क्या कहते हैं, जिसके लिए जो प्रवाह हो वो कैसा हो, सुव्यवस्थित हो, एक कांस्टेंट हो। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जैसे कोई एक पाइप है, पाइप में जब भी एक कोई द्रव बहता है, कोई द्रव प्रवाहित होता है, तो शुरू में वो बिल्कुल सीधी रेखा में और शांत फ्लो होता है, ठीक है, स्मूथ तरीके से फ्लो होता है। अब जब ये स्मूथली फ्लो हो रहा होता है तब इसकी कोई एक पर्टिकुलर स्पीड होती होगी और पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है फ्लो का, ठीक है। और जब ये इससे अधिक स्पीड पकड़ता है, ये मैक्सिमम स्पीड है स्मूथ फ्लो की, और जब भी इससे अधिक स्पीड हो जाएगा तो जो फ्लो है वो टेढ़ा मेढ़ा उलझा हुआ हो जाएगा। तो यही जो मैक्सिमम स्पीड होती है जिसके बाद टेढ़ा मेढ़ा फ्लो होने लगता है, तो उसी मैक्सिमम स्पीड को क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग बोला जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखना चाहें तो क्रांतिक वेग बराबर क्या याद रख लीजिए, स्मूथ फ्लो का आखिरी सीमा, स्मूथ फ्लो की आखिरी सीमा, आखिरी सीमा ये क्या कहलाएगी, ये क्रांतिक वेग कहलाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र के दो घटक हैं, पौधे और पक्षी, पशु और पौधे, जैविक और अजैविक, शाकाहारी और मांसाहारी। परितंत्र के दो घटक कौन से हैं, तो देखिए परितंत्र के घटक के अंदर पौधे और पक्षी भी आते हैं, पशु और पौधे भी आते हैं, लेकिन ये केवल दो घटक नहीं हैं, ये किसी घटक के अंतर्गत आते हैं। तो मेनली जो परितंत्र के दो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक घटक। अब इसी के अंदर क्या होते हैं, सारे घटक सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब दुनिया में दो ही तरीके के प्राणी होते हैं, या तो जीवित होंगे या तो मरे हुए होंगे। तो दो तरीके के घटक भी होंगे, या तो जैविक होंगे या तो अजैविक होंगे। तो जो जैविक होते हैं, जैविक घटक में सभी सजीव भाग आ जाता है, सभी सजीव जीव पेड़ पौधे सब जो सजीव हो जिसमें जीवन हो वो किस में आ जाएगा, जैविक में। जैसे पेड़ इसी में आ जाएगा, जानवर इसी में आ जाएगा, जीवित होते हैं, ह्यूमंस मनुष्य इसी में आ जाएगा, बैक्टीरिया फंगस सब किस में आ जाएंगे, जैविक घटक में। और जितनी भी मरी हुई चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, तो निर्जीव चीज़ें किस में आ जाएंगी, अजैविक घटक में आ जाएंगी। अब देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे लोग शाकाहारी और मांसाहारी भी लगा देते हैं, लेकिन शाकाहारी मांसाहारी दोनों किसके जगह पे आ जाते हैं, किसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी भी जीवित होते हैं, मांसाहारी भी जीवित होते हैं, जीवित हैं तभी ना भोजन ले रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन जो जैव और अजैव है ये पूरे परितंत्र को समाहित करता है अपने अंदर, ठीक है। अब निर्जीव भाग में यानी अजैविक घटक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे वाटर ये अजैविक घटक में आ जाएगा, वायु अजैविक घटक में, मिट्टी है अजैविक घटक में आ जाएगी, सनलाइट अजैविक घटक में आ जाएगा, टेम्परेचर भी अजैविक घटक में आ जाएगा, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता जो होती है ये भी अजैविक घटक में आ जाएगा। यानी जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं पर हैं अपने एटमॉस्फेयर में तो उसको क्या बोल देंगे, अजैविक घटक। और यही तो यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, तो कौन से हो जाएंगे, जैविक और अजैविक घटक हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, चार्ल्स डार्विन, मिखाइल फेडोनकिन, विल्हेम जोहानसन या फिर ल्यूडमिला कुप्रियनोवा। बताइए किसके द्वारा जीन शब्द गढ़ा गया था। तो देखिए सबसे पहले जब जीन आ ही गया है तो हम जीन के बारे में पढ़ लेते हैं। जीन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। जीन क्या होता है, जो डीएनए है ना, मान लीजिए ये डीएनए है, तो डीएनए का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म, ये जो छोटा सा चंक्स है, टुकड़ा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। यानी डीएनए की जो न्यूनतम लंबाई होती है, न्यूनतम लंबाई, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जीन बोलेंगे। डीएनए की न्यूनतम लेंथ क्या कहलाएगी, जीन कहलाएगी। अब जीन ये नहीं कि एक छोटा सा टुकड़ा है तो जीन हो गया, लेकिन वो जीन कब कहलाएगा, जब वो विशिष्ट लक्षण को भी धारण करे, यानी एक स्पेसिफिक लक्षण, एक विशिष्ट लक्षण को धारण करे, तभी वो जीन्स कहलाएगा। यानी कुल मिला के एक प्रॉपर डेफिनेशन ये बनेगी कि डीएनए की न्यूनतम लंबाई जो कि विशिष्ट लक्षण को धारण
धारण करती है क्या कहलाएगी? जीन कहलाएगी। और जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विल्हेम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन की खोज की। अब क्योंकि जीन जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ को धारण करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आनुवांशिकता की इकाई। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। और जीन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी, जीन के स्टडी को कहा जाता है। और आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? तो मेंडल को। किसको? मेंडल को। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो कुल मिला के जीन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि डीएनए की वो शॉर्टेस्ट लेंथ जो कि एक विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती है? कैरी करती है, लेके धारण करती है, तो उसी को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। अब जीन में जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक पदार्थों को ये धारण करती है, इसीलिए इसको आनुवंशिकता की इकाई कहा जाती है। और जीन के स्टडी को आनुवंशिकी कहा जाता है। और आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो जीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यहाँ पे निकल के आ गया कौन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विल्हेम जोहानसन के द्वारा जीन शब्द की मतलब जीन शब्द दिया गया था, ये जीन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन सहायक है? देखिए, प्लांट हार्मोन से प्रश्न है और प्लांट हार्मोन से हर एक शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिले हैं। हालांकि हम सारे प्लांट हार्मोन को पढ़ भी चुके हैं, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है या फिर एब्सिसिक एसिड है? बताइए कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों को गिरने से रोकता है? तो जो हार्मोन होते हैं ना, पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि प्लांट हार्मोन होते क्या हैं। तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? जो कि नियंत्रक का काम करते हैं, प्लांट को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो प्लांट का ये क्या होते हैं? नियंत्रण का केंद्र होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं। पौधों में मेनली 7 प्रकार के हार्मोन होते हैं, जिसमें जो 5 हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। होते कितने हैं? 7 हार्मोन होते हैं, पर 5 बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एक और कौन सा आ जाता है? इथाइलिन। कौन सा आ जाता है? इथाइलिन। अब चलिए हम एक एक के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इन 5 हार्मोन के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो पहला हम आ जाते हैं ऑक्सिन। पहला क्या है? ऑक्सिन। तो बताइए ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? जो ऑक्सिन होता है ना, ये पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है, यानी टॉप भाग में, जो टॉप पार्ट होता है पौधों का, वहाँ पे बिल्कुल एकदम यहाँ पे टिप पे पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में बताया किसने? तो किसने बताया? डार्विन ने बताया है। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है? ग्रोथ कराता है, प्लांट की वृद्धि में सहायक होता है, इसीलिए इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। यानी जो कोशिका की लंबाई होती है ना, तने की जो लंबाई बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही बढ़ती है। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं जिब्रेलिन। दूसरा हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। अब बताइए जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या होता है? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की है? तो खोज कुनुशोवा ने की है। किसने? कुनुशोवा ने जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की है। और जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या है? तो ये पौधों की ऊंचाई बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये पौधों की ऊंचाई बढ़ाने का काम करते हैं। और ये जो हार्मोन है ये मेनली किसमें पौधों की ऊंचाई, कौन से पौधों की ऊंचाई बढ़ाने में सहायक है? तो गन्ना और बांस जैसे जो पौधे होते हैं ना, तो उनमें जो नोड और इंटर नोड से जो ऊंचाई बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से बढ़ती है। तीसरा आ जाते हैं साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। तो बताइए अब साइटोकाइनिन की खोज किसने की? तो साइटोकाइनिन की खोज की मिलर नामक वैज्ञानिक ने। अब जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ये क्या काम करता है? तो ये कोशिका विभाजन को, जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है ना, तो ये सेल डिवीजन की प्रोसेस को क्या करता है? फास्ट करता है, बहुत ज़्यादा तीव्र कर देता है, फास्ट कर देता है। ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विक्षापन को ये उद्दीप्त करता है, यानी स्टिमुलेट करने का काम करता है। साथ ही ये क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। जो प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये क्लोरोफिल को लंबे समय तक बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है। अब ये चीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा। आज मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, इसके पहले भी मैं 2 बार आपको सारे प्लांट्स हार्मोन के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ये साइटोकाइनिन हो गया। चौथा आ जाते हैं इथाइलिन। इथाइलिन का काम तो आप सभी को पता है और इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो जो इथाइलिन होता
होता है, इथाइलीन क्या करता है, ये फलों को पकने में सहायता करता है। तो अगर फलों को पकाने की बात हो तो फलों को पकने में सहायता कौन करता है, इथाइलीन हार्मोन करता है। और ये एक इकलौता ऐसा हार्मोन है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है। और इसकी खोज किसने की है, तो खोज की है वर्ग ने। किसने की है, वर्ग ने खोज की है। तो ये फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवा अपना हार्मोन। पांचवा हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। कौन सी है, एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड ABA के नाम से भी इसको जानते हैं, ABA। ठीक है, जो एब्सिसिक एसिड है इसकी खोज किसने की, तो एडिकोट ने की थी। किसने, एडिकोट ने की थी। इसको ABA के नाम से भी जाना जाता है और ये एकमात्र एसिड के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है कि एकमात्र गैस के रूप में पाया जाने वाला कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो इथाइलीन। एकमात्र एसिड के रूप में कौन सा पाया जाने वाला हार्मोन है, तो कौन सा हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। तो ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को ना उसको रोकने का काम, बंद करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए प्लांट की लगातार ग्रोथ हो रही है तो इस ग्रोथ को रोकना भी तो जरूरी है एक टाइम के बाद, तो उनको रोकने का काम कौन करेगा, ABA यानी एब्सिसिक एसिड काम करेगा। ये विकास को रोकता है। जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं ना, तो रंध्रों को बंद करने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अंकुरण की प्रोसेस होती है ना, तो अंकुरण को कंट्रोल करने, नियंत्रित करने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। अब आ जाते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या पूछा था, पत्तियों को गिरने से रोकने। अभी हमने पढ़ा है कि जितना बार ये रोकना और बंद करने का काम कौन सा करता है, एब्सिसिक एसिड। इसको ABA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड की बाहरी विरूपक बल को हटाने के बाद पूरी तरीके से अपने मूल आकार और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है तो इसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। पूरी तरह से लोचदार शरीर, पूरी तरीके से प्लास्टिक बॉडी, विकृत शरीर या पूरी तरीके से अकुशल शरीर। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एक पिंड है, पिंड पे पहले हमने बाहर से बल लगाया, फिर बाद में जब हमने बल हटा लिया तो वापस से अपने शेप में, जिस आकार में था वापस उसी आकार में आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फुली इलास्टिक बॉडी या फिर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी पूरी तरीके से लोचदार शरीर। बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनको अगर हम दबाते हैं, जैसे रबड़ है, रबड़ को हम खींचे, दबाना बस नहीं, बाहरी बल, विरूपक बल मतलब कि जो उसके आकार को, विरूपक मतलब क्या होता है कि रूप को बदले, जो क्या करे, रूप को बदले, यानी आकार, शेप और साइज को बदले। अब चाहे वो खींच के बदले, चाहे वो दबा के बदले। तो जब भी बाहरी विरूपक बल लगाया जाता है, ये जैसे रबड़ है, उसको खींचा जाता है, लेकिन जब भी छोड़ेंगे तो वापस से अपने शेप में आ जाती है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या फुली इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। लेकिन देखिए जो प्लास्टिक बॉडी ऑप्शन दिया, प्लास्टिक बॉडी अपने पुराने शेप में वापस नहीं आ पाती। अब प्लास्टिक को दबाइए या फिर खींचिए, वो टूट जाएगा, पिचक जाएगा, लेकिन वापस से अपने शेप में नहीं आ पाएगा। विकृत, विकृत, विकृत मतलब क्या होता है, चेंजेस आना। विकृत मतलब क्या होता है, चेंजेस आना। तो विकृत शरीर मतलब अब जिसमें परिवर्तन ही आ गया है, शेप बदल गया, तो वो कहाँ से फुली इलास्टिक होगा, पूरी तरीके से अकुशल। अकुशल भी नहीं बोलते, ये कॉन्सेप्ट ही गलत नहीं है, गलत है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे यही पूछा है कि अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, तो मूल आकार में वापस आने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से लोचदार शरीर या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोएम सदैव डैश डैश प्रवाहित होता है, कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक, कार्बोहाइड्रेट कुंड से कार्बोहाइड्रेट स्रोत तक, जड़ से पत्तियों तक या तने से पत्तियों तक। तो देखिए जो जटिल स्थायी ऊतक होता है, जब हम ऊतक पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो जटिल स्थायी ऊतक है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है जाइलम, एक क्या होता है, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो जो जाइलम होता है, जा से जाइलम, जा से जल, ये जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और नीचे से ऊपर डायरेक्शन में, यानी जड़ से लेके पत्तियों तक सिर्फ एक डायरेक्शन में ये जल और खनिज लवण को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी और नीचे से ऊपर, यानी जड़ से पत्तियों तक जाएगा और पत्तियों से जड़ तक भी आता है। और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब देखिए भोजन बनता कहाँ पे है, तो भोजन बनता है पत्तियों में। भोजन कहाँ पे बनता है, पत्ती में
बनता है, तो पत्ती को हम क्या बोल देंगे, सोर्स बोल देंगे। पत्ती क्या हो जाएगी, सोर्स यानी स्रोत है जहाँ पे भोजन बनता है। और भोजन उपयोग या फिर इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो भोजन का उपयोग होता है या फिर भोजन इकट्ठा कहाँ पे होता है, जड़ में होगा या फिर फल में इकट्ठा होगा, है ना। जड़ और फल को हम क्या बोल देंगे, सिंक बोल देंगे, सिंक या फिर इसको क्या बोल देंगे, कुंड बोल देंगे। तो यानी जो फ्लोएम होता है वो भोजन को पत्ती से लेके जड़ या फल तक ले आता है, तो इसीलिए बोल देंगे कि जो फ्लोएम होता है वो सोर्स से लेके सिंक तक क्या करता है, भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब देखिए सोर्स से सिंक तक यहाँ पे दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है, तो यही दिया है कार्बो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड यानी सिंक तक लाने का काम करता है कौन, फ्लोएम। ठीक है, और ये मेनली किसको, भोजन, अब भोजन में किसको, शुगर को, किसको, शुगर यानी शर्करा को सोर्स से लेके सिंक तक लाने का काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली श्रृंखला का निर्माण करती है। कौन सी, आहार श्रृंखला, आहार चक्र, आहार जाल या फिर आहार चरण। विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली जो श्रृंखला होती है वो किसका निर्माण करती है, उसको आहार श्रृंखला कहा जाता है, आहार चक्र कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है या फिर आहार चरण जिसको ट्रॉपिक लेवल भी बोलते हैं वो कहा जाता है। तो देखिए आहार श्रृंखला क्या होती है, यहाँ पे आहार श्रृंखला वर्ड आया, तो आहार श्रृंखला क्या होती है, तो ये एक सीधा क्रम होता है। सीधा क्रम कैसे, जैसे घास को कौन खाया, यहाँ पे घास लिखा है, घास को खाया टिड्डा, घास को कौन खाया, टिड्डा। फिर टिड्डा को कौन खा लिया, मेढक। फिर मेढक को कौन खा लिया, सांप खा लिया। सांप को कौन खा लिया, बाज खा लिया। तो ये क्या है, एक सीधी श्रृंखला है और इस सीधी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। लेकिन आहार चक्र क्या होता है, तो आमतौर पे ये पोषक तत्वों का चक्र होता है, यानी इनका चक्र नहीं होता जानवरों का। पोषक तत्व जो ट्रांसफर होते हैं जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये प्रकृति में जो घूमते रहते हैं ना, जैसे जो पौधे हैं, पौधे CO2 को लिए, CO2 को फिर जब ये पौधों को जानवर खाते हैं तो ये CO2 कहाँ पहुंचा, जानवरों के पास। फिर ये CO2 वापस वातावरण में आ जाता है श्वसन के माध्यम से। तो ये जो CO2 का एक चक्र ट्रांसफर हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, आहार चक्र कहा जाता है। तीसरा क्या है, आहार जाल। देखिए जाल क्या होता है, जैसे एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग खाते हैं। अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए घास, घास, घास को कौन खाएगा, घास को टिड्डा भी खाएगा कि नहीं खाएगा, और घास को खरगोश भी खाएगा। घास को कौन खाएगा, खरगोश भी खाएगा, और घास को गाय भैंस बकरी भी खाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, घास को इतने सारे लोग खा रहे हैं। फिर टिड्डा को मेढक भी खा सकता है, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक भी खाएगा। अन्य बड़े जीव भी टिड्डा को खा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही लोमड़ी, लोमड़ी किसको खाएगी, तो लोमड़ी खरगोश को भी खा सकती है। तो ये क्या है, जो आपस में जुड़े रहते हैं ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, आहार जाल इसको बोला जाता है। इसमें कई सारे रास्ते होते हैं, सब आपस में एक दूसरे को खा रहे होते हैं, तो इसको आहार जाल कहा जाता है। अब लास्ट आ जाते हैं आहार चरण या फिर ट्रॉपिक लेवल पे। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये सिर्फ चरण को बताता है, जो जाल में जीवों का जो स्थान होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आ जाएंगे, उत्पादक आ जाएंगे। उत्पादक यानी कौन आ जाएंगे, पौधे। उत्पादक में कौन होते हैं, पौधे होते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आ जाएगा, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में शाकाहारी आ जाएंगे, जो भी पौधे को खाते हैं वो किस में आ जाएंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएंगे। अब तीसरा आ जाते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, तो थर्ड टॉपिक लेवल में कौन से आ जाएंगे, मांसाहारी आ जाएंगे। अब मांसाहारी मतलब जो शाकाहारी को खाते हैं। तो ये क्या होता है, जो ये लेवल होता है इसी को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा है विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली जो सीधी श्रृंखला होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, आहार श्रृंखला कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं तथा ये भूमि पर फैल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स, वृक्ष, झाड़ी या फिर हर्ब्स, क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे जिनका तना कमजोर होता है या फिर जो जमीन पे ऐसे फैले रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीपर्स, यानी जो जमीन पे फैलते हैं उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे कि तरबूज का पेड़ क्या कहलाएगा, क्रीपर्स कहलाएगा। खीरा, ये क्या है, ये जमीन पे फैलेंगे और ये सहारा नहीं ले पाते किसी का,
जाएगा। ठीक है। और जो वृक्ष होते हैं ये तो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, इसमें एक मोटी सी स्टेम होती है, मजबूत जड़ होती है, मोटा और कठोर तना होता है, और ये क्या है, मुख्य तने पे फिर बहुत सारे तने ब्रांचेस लगी होती हैं। ठीक है। और ये कई सालों तक जीवित रहते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, वृक्ष कहलाएंगे। झाड़ी क्या होती है, बताइए झाड़ी क्या होती है। तो ये जो मध्यम मीडियम आकार के जो पौधे होते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, झाड़ी कहलाती हैं। अब इनका तना कैसा होता है, पतला तना होता है, लेकिन लकड़ी जैसा होता है। तना पतला जरूर होता है लेकिन कैसे होता है, लकड़ी जैसा होता है। ठीक है। तना पतला होता है लेकिन लकड़ी जैसा होता है। लेकिन हब्स क्या होते हैं, तो जो छोटे और छोटे के साथ साथ जो नरम पौधे होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, हब्स कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये तो डेली रोजमर्रा में यूज वाली चीज़ें हैं। जैसे धनिया, धनिया का पेड़ किस में आ जाएगा, ये हब्स में आ जाएगा। पुदीना का पेड़ किस में आ जाएगा, हब्स में आ जाएगा। देखिए धनिया और पुदीना की तने कितनी कमज़ोर होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, हम आसानी से तोड़ लेते हैं ना इनके तने को, तो ये किस में आ जाएंगे, हब्स में आ जाएंगे। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अत्य अल्पमान का संट का प्रतिरोध डैश डैश में लगाकर किसी गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है, पार्श्व क्रम में लगा के, श्रेणी क्रम में लगा के। अब इसका कूट क्या दिया है, केवल ए केवल बी, या तो ए या बी, या तो ए और बी दोनों, या तो ए और बी दोनों नहीं। ठीक है। या सॉरी क्या दिया है, केवल ए केवल बी, या तो ए या बी, ये और ए और बी दोनों। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको आपको आंसर बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्श्व क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या क्या होता है। तो पार्श्व क्रम, पार्श्व मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, तो इसमें जो सभी प्रतिरोधक के पहले सिरे के से और एक दूसरे के साथ ही क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। पहले सिरे के साथ दूसरा जुड़ा होगा, फिर दूसरे सिरे के साथ तीसरा जुड़ा होगा। तो ऐसे क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी यहाँ से ये जो ऐसे ये जो संयोजन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पार्श्व क्रम का संयोजन बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो आर टोटल बराबर क्या होता है, यहाँ पे आर टोटल बराबर 1/r1 1/r2, ये ऐसे डैश डैश कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर टोटल बराबर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हर एक शाखा में जो धारा होती है, धारा हमेशा कैसी होती है, अलग अलग होती है। यानी यहाँ पे धारा I1 होगी, यहाँ पे I2 होगी और यहाँ पे I3 होगी। लेकिन जो विभवांतर होता है वोल्ट, वो क्या होता है, समान रहता है। जो घरों की वायरिंग होती है ना, वो पैरेलल क्रम में ही लगी होती हैं। और श्रेणी क्रम क्या होता है, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब एक प्रतिरोध को एक के बाद एक जोड़ा जाए, यानी एक ये जोड़ा, फिर दूसरा ये जोड़ दिया, फिर तीसरा ये जोड़ दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। इसमें एक खराब हुआ ना तो पूरा प्रतिरोध खराब हो जाएगा, पूरा जो वायरिंग सिस्टम है ये खराब हो जाएगी। जो उसमें दीपावली में जो झालर लगाए जाते हैं ना, वो श्रेणी क्रम के ही उदाहरण होते हैं। यहाँ पे आर टोटल बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3 डैश डैश, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पे बोला है कि अत्यंत अल्प मान का संट प्रतिरोध डैश डैश में लगाकर किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। तो देखिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए बहुत ही कम प्रतिरोध की जरूरत, बहुत ही लो वैल्यू, बहुत ही कम मान का जरूरत होती है। तो जो लो वैल्यू का संट प्रतिरोध लगाया जाता है वो हमेशा कैसे लगाया जाता है, पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। क्योंकि इसमें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट संट से होके निकल जाए, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो कैसा है, सुरक्षित बना रहे। तो इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो भारत में सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, कोयला, नाभिकीय, हाइड्रो या फिर हवा। तो आप सभी को पता है कि भारत में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, कोयला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरल बुखार है, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, तपेदिक या फिर फाइलेरिया। तो देखिए जो मलेरिया होता है, मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तपेदिक या फिर जिसको टीबी भी बोला जाता है, तो टीबी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। फाइलेरिया ये कृमि के कारण होने वाला रोग है। तो यहाँ पे वायरल बुखार कौन बचा, इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा होता है ना, ये एक वायरस से होने वाला रोग है और ये संक्रामक बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है ड्रॉपलेट के द्वारा। और इसी को हम और एक नाम से जाने जाते हैं, फ्लू। इसको हम फ्लू नाम से इसको हम जानते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, मलेरिया, टीबी और फाइलेरिया।
तो देखिए जो टीबी होता है ना, जिसको हम तपेदिक भी बोलते हैं, टीबी किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये होने वाला रोग है, यानी ये इस बैक्टीरिया का नाम है। ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये एक प्रकार का वायुवीय रोग है। वायुवीय मतलब कि जो वायु के कारण संक्रमण जिसका फैले, इसीलिए एक ऐसा रोग है, एक प्रकार का वायुवीय रोग होता है। और टीबी के लिए इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको मॉन्टेक्स टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, जिसमें बलगम का टेस्ट किया जाता है। अगर बलगम में रक्त आ रहा है, खांसी हो रही है, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है? मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, जो कि टीबी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। अब देखिए जो टीबी के रोग होते हैं ना, टीबी के रोगी को हल्का हमेशा बुखार बना रहता है। टीबी के रोगी को हमेशा बुखार बना रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, उसके साथ खांसी होगी। जब खांसी होगी तो बलगम के साथ खून आता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, जिससे थकान भी महसूस होगी। और थकान के साथ साथ कमजोरी होगी। कमजोरी के साथ साथ वजन काफ़ी कम हो जाता है। कभी भी आप टीबी पेशेंट को देखिए तो उसका वजन काफ़ी कम हो जाता है। और एक परीक्षण भी होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट तो ठीक है, टीबी के जो ट्रीटमेंट होता है उसके ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है? और इससे प्रश्न पूछा भी गया है। टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? डॉट्स नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डॉट्स नाम से जानते हैं। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट। ये क्या हो जाता है? टीबी के जो इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका नाम है। अब आ जाते हैं फाइलेरिया, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, हाथी पाँव। किस नाम से जाना जाता है? हाथी पाँव रोग के नाम से जाना जाता है। ये एक कृमि के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है, ये कृमि से होता है। और इसके कृमि का नाम क्या है? बुचेरिया ब्रोंकोकाफ्टी, या बुचेरिया ब्रेनकाफ्टी भी इसको बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? बुचेरिया ब्रोंको कंटाई या ब्रोंकोक्राफ्टी द्वारा ये फैलने वाला रोग है। इसमें क्या होता है? इसमें लसिका में थक्का बन जाता है। जो भी लिम्फ होती है ना, तो इसमें लिम्फ में क्लॉट बन जाता है, या फिर थक्का का जमाव हो जाता है, थक्का बन जाता है। अब इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक मच्छर होता है। और मच्छर में भी कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। फाइलेरिया का वाहक क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। इसमें जो लसिका वाहिनी होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, यानी रुक जाती हैं, और जो रक्त का बहाव है, यानी ब्लड फ्लो यहाँ पे कम हो जाता है। इसमें ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जनन अंग भी इसमें प्रभावित होते हैं। तो जो फाइलेरिया होती है इसको हाथी पाँव रोग से भी जाना जाता है, हाथी पाँव रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये कृमि के कारण होता है, ब्रुचेरिया ब्रेनकाफ्टी के द्वारा होता है। इसमें लिम्फ के थक्के जम जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम होता है। और इसका वाहक कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। ठीक है, हमने चारों बीमारियों के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टीबी और फाइलेरिया। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट्स वह उपचार है जो डैट डैश के लिए पहली बार पेश किया गया। ये देखिए प्रश्न भी पूछ लिया गया और अभी हमने पढ़ा भी है। डॉट्स किसके ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट। तो ये भी उपयोग किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या फिर तपेदिक के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यह वर्ड उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने हर एक प्रश्न से लगभग 3 से 4 प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा ही हमने ऐसा यूनिट पढ़ ली, कौन कौन सी मूलभूत भौतिक राशियाँ होती हैं, जीन के बारे में पढ़ लिया है हमने, जो मानव रोग हैं उनके बारे में पढ़ लिया। इन्हें 3-4 टॉपिक का हमने थ्योरी भी कवर किया है और साथ ही क्वेश्चन भी पढ़ा है। यानी अगर आज की क्लास के कंटेंट की बात की जाए तो लगभग 40 से 50 प्रश्नों का कवरेज आज आधे घंटे 35 मिनट की क्लास में कराया गया है। तो ये जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।